नमस्कार भाइयों बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उनका उपयोग। राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस अपलोड हो गया है, जाके देख लीजिएगा प्लीज। ये चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिजिक्स ऑल चैप्टर, केमिस्ट्री ऑल चैप्टर, बायोलॉजी ऑल चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ ही चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर दी, जाके देख लीजिए प्लीज। चलिए चालू करते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित हैं? उत्तराखंड में। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। चूना पत्थर है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा कहा जाता है। लोहा। आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है अभ्रक है। अभ्रक है। अभ्रक। अभ्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध जो है किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? भारत से था। भारत से। भारत से। भारत से। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई में है। मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तृतीय है। क्या है? तृतीय है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर है। क्या है? रेगूर है। रेगूर है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। 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 किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मैग्नीज का। मैग्नीज का। मैग्नीज का। मैग्नीज का। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। बॉक्साइट की। बॉक्साइट की।
इनमें से कौन लोह युक्त खनिज है? इनमें से कौन लोह युक्त खनिज है? इनमें से कौन लोह युक्त खनिज है? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज है, मैग्नीज है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन है, एड्रीन है, एड्रीन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। झूम कृषि किस राज्य में अधिक प्रचलित है? झूम कृषि किस राज्य में अधिक प्रचलित है? अधिक प्रचलित है असम में। किस राज्य में? असम में है, असम में है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? असम में, असम में। गेहूं की सबसे उत्तम किस्म कौन सी? गेहूं की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? गेहूं की सबसे उत्तम किस्म कौन है? सरबती है। कौन सी है? सरबती है। जूट को किस नाम से जाना जाता है? जूट को किस नाम से जाना जाता है? जूट को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। प्रथम है। क्या है? प्रथम है। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? कपास उत्पादक गुजरात में होता है। भारत की धान की कटोरी किसे कहा जाता है? भारत की धान की कटोरी, भारत को धान की कटोरी किसे कहा जाता है? धान की कटोरी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 1951, 1951 में, 1951 में, 1951 में, 1951 में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में लागू हुई, राजस्थान में लागू हुई, राजस्थान में लागू हुई। भारत में कुल कितने प्रमुख प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में कुल कितने प्रमुख प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी, अरबी, अरबी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, चेरापूंजी में, चेरापूंजी में। उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, झारखंड है। पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है? पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है? पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? काला सोना, काला सोना के नाम से जाना जाता है, काला सोना के नाम से जाना जाता है। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब और कहाँ चला?
भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब और कहाँ चला? 1853 में मुंबई से ठाणे। 1853 में मुंबई से ठाणे तक चला। मुंबई से ठाणे तक चला। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा है। क्या है? हावड़ा है। भारत का पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? भारत का पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? कपड़ा उद्योग था। क्या था? कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग। भारत में सर्वाधिक कपड़ा मिले कहाँ हैं? भारत में सर्वाधिक कपड़ा मिले कहाँ हैं? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है लौह अयस्क है। क्या है? लौह अयस्क है। भारत की प्रथम इस्पात फैक्ट्री कहाँ लगी थी? भारत की प्रथम इस्पात फैक्ट्री कहाँ लगी थी? टाटा जमशेदपुर। भारत की प्रथम इस्पात फैक्ट्री कहाँ लगी थी? टाटा जमशेदपुर। टाटा जमशेदपुर। टाटा जमशेदपुर। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? जर्मनी। 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 भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? कोलकाता में। कहाँ लगी थी? कोलकाता में। कोलकाता में। कोलकाता में। ब्याहिट रेवोल्यूशन का संबंध है। ब्याहिट रेवोल्यूशन का संबंध है। ब्याहिट रेवोल्यूशन का संबंध है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसे बड़ा केंद्र भारत कहाँ है? सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ भारत में कहाँ है? भारत में कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु है। बेंगलुरु है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? जंग बचाओ जंगल बचाओ जंगल बचाओ। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? जंगल बचाओ जंगल बचाओ। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। नील क्रांति का संबंध है। नील क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन। नील क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन है। क्या है? मत्स्य पालन है। मत्स्य पालन। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल है। क्या है? भाखड़ा नांगल है। भाखड़ा नांगल है। हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल में आई थी? हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल में आई थी? हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल में आई थी? गेहूँ। 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 कृषि जनगणना कितने वर्ष पर होती है? कृषि जनगणना जो है कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में होती है। कृषि जनगणना 5 वर्ष में होती है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली किस राज्य में? केरल में।
जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? वो झारखंड से। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? झारखंड से शुरू हुआ, झारखंड से शुरू हुआ है। जनगणना, जनगणना कितने वर्ष पर होती है? जनगणना कितने वर्ष पर होती है? जनगणना कितने वर्ष पर होती है? 10 वर्ष पर होती है। जनगणना कितने वर्ष पर होती है? 10 वर्ष पर होती है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। 1872 में हुई। 1872 में हुई। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। भारत भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षर राज्य कौन सा है? केरल साक्षर राज्य, केरल साक्षर राज्य है। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ राज्य बिहार है। सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ राज्य बिहार है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? भारत लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात है। क्या है? लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर गोवा। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर, गोवा क्षेत्रफल के आधार पर गोवा। भारत का सबसे बड़ा बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार। भारत का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर मुंबई है। क्या है? मुंबई है। भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल है आम है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली बेकैया, पिंगली बेकैया, पिंगली बेकैया। भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है। बताइए। वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। क्या था? कृषि विकास, कृषि विकास, कृषि विकास, कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग था। क्या था? उद्योग था, उद्योग था। वर्तमान में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार है। क्या है? बिहार है। चलिए अब शॉर्ट आंसर में जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन का पहला नंबर। संसाधन की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले संसाधन की परिभाषा कीजिए। वे सभी वस्तुएं जो जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं।
वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं उसे संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जल, पेड़ पौधा। जैसे भूमि, जल, पेड़ पौधा, भूमि, जल, पेड़ पौधा, भूमि, जल, पेड़ पौधा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, अथवा संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, अथवा संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? वर्तमान समय में संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है। वर्तमान समय में संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है, जिसके कारण संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच सकता है। जिसके कारण संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच सकता है, कगार पर पहुंच सकता है। अतः सतत पोषणीय विकास को बनाए रखने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास को बनाए रखने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर दी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर दी जाती है। घास की पट्टियां विकसित कर दी जाती है। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक हैं। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक हैं: चट्टान, जलवायु, खनिज कण, वनस्पतियाँ, जैव पदार्थ, समय इत्यादि। जैव पदार्थ, समय इत्यादि। जैव पदार्थ, समय इत्यादि। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इन मृदा में कौन सी फसलें लगाई जाती है? जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इन मृदा में कौन सी फसलें लगाई जाती है? कौन सी फसलें लगाई जाती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसलें लगाई जाती है। इत्यादि फसलें लगाई जाती है। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जानी चाहिए? जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है? कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? नदियाँ के जल द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियाँ के जल द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसलें लगाई जाती है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती 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 है। मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण में दो खास फसलों के बीच एक दलहन फसल को उगाया जाता है। फसल चक्रण में दो खास फसलों के बीच एक दलहन फसल को लगाया जाता है। दलहन की फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी होती है। दलहन की फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है, जिससे मृदा का संरक्षण होता है। इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण में सहायक है। जिससे मृदा का संरक्षण होता है। इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण में सहायक होता है। फसल चक्र मृदा संरक्षण में
सहायक होता है। नदी घाटी परियोजना किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना के दो लाभ निम्न है। बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन। बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण निम्नलिखित कारण है। कल कारखानों में अपशिष्ट को नदियों में बहाना, नदियों के किनारे कूड़ा करकट आदि बहाना, मृत जीव जंतुओं को नदियों में फेंकना। जल संसाधन के क्या उपयोग है? जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग हैं। पेयजल के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। पेयजल के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। सिंचाई के लिए, घरेलू कार्य के लिए। सिंचाई के लिए, घरेलू कार्य के लिए। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। सिंचाई की व्यवस्था, विद्युत का उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण की संतुलन करने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन का 33% होना आवश्यक है। पर्यावरण की संतुलन करने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन का 33% होना आवश्यक है। वन के माध्यम से मानव एवं अन्य जीव ऑक्सीजन लेते हैं। वन के माध्यम से मानव एवं वन्य जीव ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वन ग्रहण करते हैं। हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वन ग्रहण कहते हैं। वन ग्रहण कहते हैं। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुई थी। किस आंदोलन के प्रेरणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे? इस आंदोलन के जो प्रेरणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ चिपक कर पेड़ को काटने का विरोध करते थे। पेड़ में चिपक जाते थे और जो ये काटते थे ना उसका विरोध करते, नहीं काटने देते थे पेड़ को। उसी को कहते हैं चिपको आंदोलन। खनिज की परिभाषा दीजिए। खनिज की परिभाषा दीजिए। निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थों की खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिजों संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिज एक नवीकरणीय संसाधन है तथा इसकी मात्रा सीमित है। इसलिए खनिज का संरक्षण आवश्यक। निम्न उपायों द्वारा खनिजों का प्रबंधन किया जाता है। खनिज का विवेकपूर्ण उपयोग करके खनिज के दोहन एवं नियंत्रण करके, खनिज के सस्ते विकल्प का प्रयोग करके। झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन के केंद्रों के नाम लिखे। झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन के केंद्रों के नाम लिखें। झारखंड के प्रमुख अयस्क खनन के केंद्र के नाम निम्नलिखित हैं। झारखंड के प्रमुख अयस्क खनन के केंद्र के नाम निम्नलिखित हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी सुभूम, पलामू, धनबाद। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज के उपयोग को कीटनाशक दवा, बैटरी, पेंट, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवा, बैटरी, पेंट, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि बनाने में किया जाता है।
लो अयस्कों के नाम लिखे। लो अयस्क के निम्नलिखित नाम हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सीडेटाइट, सीडेट्राइट। लोह अयस्क, लोह और लोह खनिज में अंतर। लोह खनिज में अंतर। लोह खनिज में लोहा के अंश पाए जाते हैं। लोह खनिज में लोहा के अंश पाए जाते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट इत्यादि। लोह खनिज में लोहा के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन। जैसे सोना चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन इत्यादि। कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। कोयला के 4 प्रकार हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर लिखें। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर लिखें। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ये अनवीकरणीय है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के और स्रोत हैं, ये अनवीकरणीय है। ये अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और नवीकरणीय है ये। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? जब वोल्टाइक सेल के माध्यम से सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, सेहत, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबर इत्यादि बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है, क्यों? पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है, क्यों? पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक होने के निम्नलिखित कारण है। पेट्रोलियम का भंडार कोयले के भंडार से अधिक होता है। पेट्रोलियम का भंडार कोयले के भंडार से अधिक होता है। पेट्रोलियम से कोयले लेकर अपेक्षा अधिक शक्ति देने की क्षमता है। पेट्रोलियम का खनन, परिवहन एवं वितरण कोयले से सस्ता है। पेट्रोलियम का खनन, परिवहन एवं वितरण कोयले से सस्ता है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु खनिज किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट, एंटीमनी इत्यादि से प्राप्त होता है। गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखें। गोंडवाना समूह किन्हीं 4 कोयला के क्षेत्रों के नाम लिखें। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। गोंडवाना समूह झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण हैं, निम्न है: सूर्य है, पवन है, ज्वार है, लहर है। सूर्य है, पवन है, ज्वार है, लहर है। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन इत्यादि। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलिए। सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकता आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है, सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। वर्तमान समय में मानव अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा
करने के लिए संसाधनों अंधाधुंध दोहन कर रहा है। इससे एक तरफ जहां संसाधन में कमी आती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। संसाधनों के अनियोजित एवं विवेकपूर्ण दोहन के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें की मात्रा बढ़ गई है, जिससे पृथ्वी की तापमान बढ़ता जा रहा है। इससे विश्व के सामने अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। फलतः मानव का भविष्य अंधकार में दिखने लगा है। इसके संसाधन के लिए हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाना होगा। इससे हम न केवल अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहेंगे, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अपने भविष्य को भी प्रकाशमय बना सकेंगे। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, वर्णन करें। भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ते हैं। नदियों द्वारा बाढ़ के समय बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बाढ़ के समय बहाकर लाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए जाने वाला बालू, सिल्ट, चलिए देखते रुकिए। बालू, सिल्ट, मृत्तिका से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। जलोढ़ मृदा का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से। इस मृदा का मुख्य फसल चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, मक्का इत्यादि है। चलिए काली मृदा के बारे में पढ़ते हैं अब। एल्युमिनियम एवं लौह तत्वों की प्रधानता के कारण जिस मृदा का रंग काला होता है उसे काली मृदा कहते हैं। एल्युमिनियम एवं लौह तत्वों की प्रधानता के कारण जिस मृदा का रंग काला होता है उसे काली मृदा कहते हैं। काली मृदा कहते जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, इसलिए इसे काली या कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा है। इस मृदा का विस्तार गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। इस मृदा का मुख्य फसलें हैं कपास, गन्ना, प्याज, मूंगफली, गेहूं, तंबाकू और फल हैं। आए तीसरा नंबर, लाल मिट्टी एवं पीली मृदा। वह मृदा जो सूखी रहने का लाल परंतु जल मिल जाने पर पीली हो जाती है उसे लाल या एवं पीली मृदा कहा जाता है। वह मृदा जो सूखी रहने पर लाल परंतु जल मिल जाने पर पीली हो जाती है उसे लाल एवं पीली मृदा कहते हैं। इस मृदा का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा होती है। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पाया जाता है। यह मृदा थोड़ी कम उपजाऊ होती है। परंतु उर्वरकों का प्रयोग कर इस मृदा में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों की खेती की जा सकती है। इस मृदा का विस्तार तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा के शब्द लेटर से बना हुआ।
लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है वह मृदा जिसका रंग पक्की ईंट जैसा लाल होता है। वह मृदा जिसका रंग पक्की ईंट जैसा लाल होता है जिसे लेटेराइट मृदा कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी भूमि पर है। यह मृदा खाद्य फसलों की खेती के लिए कम परंतु घास एवं झाड़ियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। इसलिए इस मृदा में चाय, कहवा, गरम मसाला और काजू की खेती की जाती है। इस मृदा का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में है। मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ते हैं अब। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। इस मिट्टी का रंग लाल हल्का भूरा। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं उर्वरक की मात्रा न के बराबर होती है, जिसके कारण यह कम उपजाऊ होती है। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था करके इस मृदा में कपास, गेहूँ, चावल उत्पादन किया जाता है। इस मृदा का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहा जाता है। प्रायः यह मिट्टी अम्लीय एवं ह्यूमस रहित है। पर्वतीय ढलानों पर फल और नदी घाटियों चावल और आलू का उत्पादन किया जाता है। इस मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में है। पर्वतीय ढलानों पर फल और नदी घाटियों में चावल और आलू का उत्पादन किया जाता है। इस मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए पर्वतीय मृदा हो गया। अब जलाक्रांता कैसे उपस्थित होता है? जलाक्रांता कैसे मृदा पर्दन में इसकी क्या भूमिका है? जलाक्रांता अतिसिंचन के कारण उपस्थित होता है। मृदा पर्दन के जलाकर्षण निम्नलिखित भूमिका है। जलाकारता के कारण मृदा में लवणीयता और क्षारीयता दोनों बढ़ जाती है। फलतः मृदा की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। जलाकारता के कारण क्रांत क्षेत्र की मिट्टी अधिकांश समय गीली रहती है, जिससे उसकी परतें कमजोर हो जाती है। फलतः बरसात के दिनों में इस कमजोर परत वर्लिन मृदा का तेजी से पर्दन होने लगता है। गर्मी के दिनों में जलाकारता क्षेत्र में की गीली मृदा सूखने पर भुरभुरी हो जाती है। फलतः पवन अपर्दन होने लगता है। जलाकांत क्षेत्र में बरसात के दिनों में गहरी नालियां बन जाती है। बरसात समाप्त हो जाने के बाद भी इन नालियों से अपर्दन होता रहता है। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादपों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की अनगिनत प्रजातियां जिसके साथ मानव अपना जीवन यापन करता है, जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता मानव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत उल्लेखित किया जा सकता है। जैव विविधता स्वस्थ जैव मंडल एवं सुनिश्चित जैविक उद्योग के लिए आवश्यक है।
जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधियाँ, दवाई, रेशे, रबर और लकड़ियाँ आदि उपलब्ध कराता है। पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने में भी जैव विविधता सहायक होता है। जैव विविधता के कारण पौधे एवं जंतुओं की नई प्रजातियों की खोज की जा सकती है, जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। जैव विविधता के कारण मानव को भोजन, वस्त्र, आवास, ऊर्जा, वैज्ञानिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक जीवन प्राप्त होता है। वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों को लिखें। वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। वन्य के लिए जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, आर्थिक लाभ तथा मनोरंजन के लिए वन्य जीव का किया जा रहा शिकार, विभिन्न रसायनों का बढ़ता प्रयोग, प्रदूषण के कारण वन्य जीवों के जीवन चक्र का प्रभावित होना। किस प्रकार मानवीय क्रियाएं वनस्पति एवं जीव जंतुओं के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के ह्रास के लिए 3 उत्तरदायी मानवीय क्रियाएं निम्नलिखित हैं। मानवीय क्रियाएं निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी एवं तराई आदि हैं। जनसंख्या में हो रही और नियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजनाओं इनके आवास के अतिक्रमण कर रही, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि का कारण भी वन्य जीवों का प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। प्राकृतिक निवास स्थान के छीन जाने के दबाव से वन्य जीवों को सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। प्रदूषण जनित समस्या, बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी है। किरणें, अम्ल वर्षा और रहित गृह प्रवाह हैं। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन्य जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म ही नहीं हो सकता है। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के लिए बावजूद वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आर्थिक लाभ, रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला बाजारी होता है। चीन ऐसे वन्य जीवों को काला बाजारी मुख्य केंद्र है। आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई है। कंप्लीट। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज माई चैनल। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। अध्याय 1 था, अध्याय 2 में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, वॉच टाइम देखने के लिए। थैंक यू।